हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सब कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम क्वेश्चनों की छोटी सी बारिश करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जियोलॉजी के कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो जियोलॉजी के क्वेश्चंस की जब तक हमारा जियोलॉजिस्ट वाला एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक ऐसे ही डेली के 30 से 40 क्वेश्चन की हम सीरीज लाते रहेंगे और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। चलिए, तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम अपनी पहली क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्यूज के साथ करते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए, तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं जय श्री राम के साथ। तो अब हमारा आता है पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, सस्तरण तल की अधिकतम नति किस दिशा में होती? इन विच डायरेक्शन ए वेडिंग प्लान विल शो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफ? तो नतिलंब दिशा में 90 डिग्री पर, नतिलंब दिशा में 45 डिग्री पर, नतिलंब दिशा में या ए व 3 दोनों। तो अपने सस्तरण तल की अधिकतम नति किस दिशा में होती है? तो सस्तरण तल की जो दिशा होती है वो अपने होती है नतिलंब दिशा से 90 डिग्री पर। स्ट्राइक की डायरेक्शन में 90 डिग्री पर होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, 90 डिग्री पर। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय संरचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइनर स्ट्रक्चर? पहला ऑप्शन है वलन हिंज, दूसरा है अक्षीय हिंज, अक्षीय तल, तीसरा है विदलन तल और चौथा है ढाल। इंग्लिश में देखें तो फोल्ड हिंज, एक्सियल प्लेन, क्लीवेज प्लेन या स्लॉप। तो दूसरे का अपना आंसर होगा कि रेखीय संरचना होती है वो फलन हिंज में होती है, मतलब फोल्ड हिंज में। दूसरे का आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी क्षेत्र में प्रमुख सतत संधि क्या कहलाती है? इंग्लिश में द प्रोमिनेंट कॉन्टिन्यूस जॉइंट आर कॉल्ड। तो किसी क्षेत्र में प्रमुख सतत संधि क्या कहलाती है? तो किसी क्षेत्र में प्रमुख सतत संधि अपने मास्टर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? मास्टर संधि। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, मास्टर संधि। चौथा क्वेश्चन है, संरचनात्मक विश्लेषण के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो संरचनात्मक विश्लेषण के लिए अपने त्रिविम प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है। त्रिविम प्रक्षेपण, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। कौन सा? स्टेरियोग्राफिक स्टेरियो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना 4 सही। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन। तीक्ष्ण द्विहिंज वलन को क्या कहते हैं? ए डुअल हिंजेज फोल्ड विथ विच शेयर हिंज आर कॉल्ड। तो छठा, तीक्ष्ण द्विहिंज वलन को क्या कहते हैं? तो तीक्ष्ण द्विहिंज वलन को हम कहते हैं संयुग्मी वलन। तीक्ष्ण द्विहिंज वलन को हम संयुग्मी वलन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। फिर आता 7वां क्वेश्चन। एक नवीन तलछटी अनुक्रम को प्राचीन आग्नेय कॉम्प्लेक्स के बीच बनी विषम विन्यासी सतह क्या कहलाती है? एक नवीन तलछटी अनुक्रम की प्राचीन आग्नेय कॉम्प्लेक्स के बीच विषम विन्यासी सतह अपने गैर अनुरूपता कहलाती है। क्या? गैर अनुरूपता कहलाती है। नॉन कन्फर्मेटी, इंग्लिश वालों के लिए नॉन कन्फर्मेटी, जो कि सामने दिया हुआ है इंग्लिश में। 7वें क्वेश्चन जो भी इंग्लिश मीडियम का बंदा है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, किसी वलन के हिंज के समीप वलन तल के समानांतर उत्पन्न संधि निम्न में से कौन सी होती है? तो किसी वलन हिंज के समीप वलन तल के समांतर उत्पन्न संधि निम्न में से कौन सी होती है? तो अपने किसी वलन हिंज के समीप वलन के तल के समांतर उत्पन्न संधि तनाव संधि कहलाती है। तनाव संधि होती है। कौन सी? तनाव संधि। तनाव संधि। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आता है अपना कि किसी वलन रेखा में उत्तल व अवतल घटकों को विभाजित करने वाले बिंदु को निम्न में से क्या कहते हैं? तो किसी वलन रेखा में उत्तल व अवतल घटकों को विभाजित करने वाले बिंदु को अंतःप्रवर्ती बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःप्रवर्ती बिंदु, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले समानांतर भ्रंशों जो कि आमतौर पर असतत होते हैं क्या कहा जाता है? तो एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले समानांतर भ्रंशों जो कि आमतौर पर असतत होते हैं उन्हें हम एन-एंसिलो पैटर्न कहते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर अपना चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ए, एन-एंसिलोन पैटर्न। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा वलन जिसमें अक्षीय तल झुका हो तथा दोनों भुजाएं समान दिशा में नत्ती करती हो क्या कहलाता है? तो जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो, एक्सियल प्लेन, जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो तथा दोनों भुजाएं समान दिशा में नत्ती करती हो तो वह हम कहते हैं प्रतिवलित वलन कहलाता है। क्या? प्रतिवलित वलन कहलाता है। फिर अपना 12 नंबर क्वेश्चन है, क्षैतिज अक्षीय तल वाले वलन का नाम क्या है? तो क्षैतिज अक्षीय तल वाले वलन का नाम श्यान वलन। क्या? श्यान वलन कहते हैं उसको। 4 नंबर आंसर होगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है अपना कि किसी वलन के अधिकतम वक्रता वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो किसी वलन के अधिकतम वक्रता वाले बिंदु को हम हिंज कहते हैं। क्या? हिंज। 2 नंबर ऑप्शन से। फिर आता है अपना कि किसी भ्रंश में दो एक साथ स्थित पूर्ववर्ती बिंदुओं के बीच संपूर्ण विस्थापन को निम्न में से क्या कहते हैं? तो किसी भ्रंश में दो एक समान स्थित पूर्ववर्ती बिंदुओं के बीच संपूर्ण विस्थापन को हम नेट सर्पण कहते हैं। नेट स्लिप। नेट स्लिप। क्या? नेट स्लिप। चलिए अगला क्वेश्चन अपना। फिर अपना आता है 15 नंबर क्वेश्चन। ऐसा भ्रंश जिसमें विस्थापन मूल रूप से क्षैतिज होता है निम्न में से क्या कहलाता है? तो ऐसा भ्रंश जिसमें विस्थापन मूल रूप से क्षैतिज होता है उसे हम नत्ती लंब सर्पण भ्रंश कहते हैं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन आता है 16 नंबर, निम्न में से बल की इकाई कौन सी है? तो बल की इकाई हमें सबको पता है कि डाइन है। क्या है? डाइन। और इसका मात्रक पूछे तो अगर बल का हमें मात्रक पूछे तो बल का मात्रक है न्यूटन। क्या? न्यूटन। फिर आता है प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु का विरूपण निम्न में से किस नियम का पालन करता है? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु का विरूपण हुक नियम का पालन करता है। कौन सा? हुक नियम का। चलिए अगला अपना 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा यग्स मॉड्यूल्स का सही सूत्र दर्शाता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन अपने इज 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 19 सस्तरण के नतिलंब के समांतर नतिलंब वाली संधि को हम क्या कहते हैं? तो सस्तरण के नतिलंब के समानांतर नतिलंब वाली संधि को हम नतिलंब संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? नतिलंब संधि। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना सही होगा।
चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन, अनुप्रस्थ प्रतिबल व अक्षीय प्रतिबल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ प्रतिबल व अक्षीय प्रतिबल के अनुपात को हम कहते हैं पॉइजन का अनुपात। क्या? पॉइजन ही है, पोजीशन, पॉइजन, पॉइजन का अनुपात अपना हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला अपना 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सी तलछटी संरचना सेलों के अनुक्रम निर्धारण में उपयोगी नहीं है? तो अक्षीय तल की संरचना अनुक्रम निर्धारण में उपयोगी नहीं है। कौन सी? अक्षीय। अक्षीय तल की संरचना है वो अनुक्रम निर्धारण में उपयोगी नहीं है। 22 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रश से संबंधित नहीं है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा ब्रश से संबंधित नहीं है? तो अपने करंट सहस्त्रण, करंट बेडिंग है वो अपने फ्रंट से संबंधित नहीं है। बाकी ये अपना फ्रंट से संबंधित है, माइलोनाइट फ्रंट से संबंधित है और गॉल्स भी फ्रंट से संबंधित है। चलिए 23वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी समतलीय संरचना सामान्यतः वलन के अक्षीय तल के कम या ज़्यादा समांतर विकसित होती है? तो निम्न में से कौन सी? तो स्लेटी विदलन समतलीय संरचना सामान्यतः वलन के अक्षीय तल के कम या ज़्यादा समानांतर विकसित होती है। कौन सी? स्लेटी विदलन, स्लेटी क्लीवेज। कौन सी? स्लेटी क्लीवेज। सुपेन संरचना किससे जुड़ी हुई है? सुपेन संरचना किससे जुड़ी हुई है? तो ये अपना हो गया थ्रस्ट फोर्टिंग, थ्रस्ट फोर्टिंग किससे जुड़ी हुई है? तो 3 नंबर अपना हो जाएगा सही। फिर आता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रेखीय संरचना नहीं है? कि जो नीचे 4 संरचनाएं दी हुई है उनमें से लाइनर स्ट्रक्चर कौन सी नहीं है? तो संधि होती है जॉइंट, जो कि अपने लाइनर नहीं है। ठीक है। फिर आता है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित से कौन सा फ्रेंच सैटेलाइट तंत्र कहलाता है? तो इसमें स्पॉट, स्पॉट है जो फ्रेंच सैटेलाइट तंत्र है वो कहलाता है। भास्कर वो अपना भारत का है। कि पृथ्वी की 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह की ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसर को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसर को हम क्या कहते हैं? लिडार। क्या कहते हैं? लिडार। जी हाँ, लिडार। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है? उपग्रह चित्रण एकत्रित करना, भूआवरण का मानचित्रण, चट्टानों के प्रकार को पहचानना, पृथ्वी पर सटीक स्थान का निर्धारण करना। तो ग्लोबल पोजिशन सिस्टम जीपीएस एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग हम पृथ्वी पर सटीक स्थान का निर्धारण करना जीपीएस से। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बेहतर गुणवत्ता वाली एकल छवि बनाने के लिए एक ही क्षेत्र की कई रिमोट सेंसिंग छवियों को संयोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेहतर गुणवत्ता वाली एकल छवि बनाने के लिए एक ही क्षेत्र में कई रिमोट सेंसिंग छवियों को संयोजित करने की प्रक्रिया को हम क्या? छवि संलयन कहा जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें आमतौर पर रिमोट सेंसिंग में सेंसर तथा वस्तु की कड़ी है? तो कौन सी तरंगें आमतौर पर रिमोट सेंसिंग में सेंसर तथा वस्तु की कड़ी है? तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक तरंगें हैं जो सेंसर और वस्तु दोनों की कड़ी, ऑब्जेक्ट। चलिए आज के थे 30 क्वेश्चन। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी अगर ऐसे आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।